सोचो एक नॉर्मल इंडियन गाय रोहित जो इंडिया में रहता है और रोज इंडियन रुपी यूज करता है। अब रोहित डिसाइड करता है यूएसए ट्रैवल करने का। एयरपोर्ट पे जाकर जब वो अपने 1,000 रुपए एक्सचेंज करता है तो उससे सिर्फ 12 से 13 डॉलर्स मिलते हैं। रोहित कंफ्यूज हो जाता है। अरे यार, 1,000 रुपए इतना ज्यादा लगता है, फिर भी इतना कम डॉलर क्यों? और फिर वो एक और चीज नोटिस करता है। कभी $1 70 रुपए, कभी 80 रुपए, कभी 83 रुपए। रुपए की वैल्यू इतनी चेंज क्यों होती है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया का रुपए डॉलर से कम क्यों है? आज इस वीडियो में हम इंडियन रुपए की वैल्यू को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। थोड़े साल पहले तक इंडिया का पैसा गोल्ड से जुड़ा हुआ होता था। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर इंडिया के पास गोल्ड होता था तभी उतना ही पैसा प्रिंट किया जा सकता था। इस वजह से करेंसी ज्यादा स्टेबल रहती थी। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, बिजनेस ग्रो करने लगे और फिर आए वॉर्स और इमरजेंसीज। अब प्रॉब्लम यह थी, इतना सारा गोल्ड रखना हर कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए इंडिया भी बाकी कंट्रीज की तरह फियाट मनी सिस्टम पर आ गया। मतलब आज रुपए की वैल्यू गोल्ड से नहीं, ट्रस्ट से चलती है। गवर्नमेंट कहती है ये 100 रुपए हैं और हम उसे 100 रुपए ही मान लेते हैं। बस इसी बिलीफ पर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आज चल रहा है। एक सिंपल रूल समझो, जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। अब जरा सोचो, इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल परचेज, फॉरेन लोन्स, टेक कंपनीज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, इन सब जगहों पर ज्यादातर यूएस डॉलर ही यूज होता है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग डॉलर चाहते हैं। इंडिया भी जब ऑयल इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाता है या फॉरेन लोन्स लेता है तो एक चीज कॉमन होती है, हमें डॉलर खरीदना पड़ता है। ज्यादा डिमांड डॉलर को स्ट्रांग बनाती है और इसी कंपैरिजन में रुपी थोड़ा वीक दिखता है। इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, यह सिर्फ इकोनॉमिक्स का गेम है। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब समझो। आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, कल वही चीज 120 रुपए हो जाती है। जब इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो लोग नेचुरली सोचते हैं पैसों की वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसी तरह सोचते हैं। वो बोलते हैं इस करेंसी को होल्ड करना थोड़ा रिस्की है। और जब ऐसा होता है तो रिजल्ट क्लियर होता है, रुपए की डिमांड कम होती है और उसकी वैल्यू और नीचे चली जाती है। इसीलिए आरबीआई का रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश करता रहता है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई सेट करता है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सोचते हैं इंडिया में पैसा लगाओ, यहां रिटर्न अच्छा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको पहले रुपी खरीदना पड़ता है। इससे क्या होता है, रुपी की डिमांड बढ़ती है और रुपी स्ट्रांग होता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम भी है। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब लोन्स महंगा हो जाते हैं, बिजनेस स्लो पड़ जाता है और जॉब्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आरबीआई को हमेशा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इंडिया बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट। लेकिन एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसका सिंपल मतलब यह है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ता है और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर कमाते हैं। अब जब हम ज्यादा डॉलर देते हैं और कम डॉलर कमाते हैं तो सीधा इफेक्ट पड़ता है इंडियन रुपी पर।
रुपी पर प्रेशर आता है और वो वीक होने लगता है। इसीलिए गवर्नमेंट मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लाती है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े और रुपी ज्यादा स्ट्रांग बन सके। फॉरेन कंपनीज तभी आती हैं जब उन्हें लगता है कि कंट्री स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल हो, रूल्स क्लियर हो और इकोनॉमी प्रिडिक्टेबल हो। लेकिन अगर सिचुएशन बदल जाए, पॉलिटिकल टेंशन हो, पॉलिसी कंफ्यूजन हो या फ्यूचर अनसर्टन लगे, तो इन्वेस्टर्स नेचुरली अपना पैसा निकाल लेते हैं। और जब पैसा बाहर जाता है तो सीधा असर पड़ता है इंडियन रुपी पर। रुपी धीरे धीरे गिरने लगता है। इसलिए जब आप न्यूज में सुनते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक्स बेच दिए, तो समझ जाना रुपी पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, स्ट्रॉन्ग करेंसी हमेशा बेस्ट हो यह जरूरी नहीं होता। एक्चुअली वीक रुपी का भी एक पॉजिटिव साइड होता है। एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, आईटी कंपनीज को फायदा मिलता है और टूरिज्म भी बूस्ट होता है। इसलिए इंडिया जानबूझकर रुपी को अल्ट्रा स्ट्रांग नहीं बनाता। गवर्नमेंट और आरबीआई का गोल होता है ना कि सिर्फ स्ट्रांग रुपी, बल्कि एक स्टेबल रुपी।